थोड़ा बात मत करिए है बिल्कुल ही साइलेंट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। एक्चुअली जो रायगढ़ में दो महत्वपूर्ण विषय हुए हैं वो दोनों बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और इस दोनों मुद्दों पर आज रायगढ़ जिले की जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कलेक्टर श्री भीम सिंह जी से मिल करके दोनों विषयों पर उनके माध्यम से एक विषय पर राज्यपाल महोदय को और एक विषय पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इन दोनों विषयों पर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। इसमें जो पहला विषय है वो है कि अवैधानिक तरीके से चर्च का निर्माण किया जा रहा है और भय और प्रलोभन के आधार पर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, जो मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति की दृष्टि से, हमारे समाज की दृष्टि से, हमारे भारत की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक और नेगेटिव चीज है। कोई भी व्यक्ति अपने मत को स्वयं परिवर्तित करे हुए एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन किसी की गरीबी का, किसी के बेचारगी का फायदा उठाकर भय और प्रलोभन के आधार पर लगातार किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस कांग्रेस सरकार की इसमें पूरी तरह से मिलीभगत है और कांग्रेस इस सारी चीजों को सह दे रही है। एक मामला आया है रायगढ़ जिले के खम्हार गांव में, वहां पे चर्च का अवैधानिक तरीके से निर्माण किया जा रहा है और अभी ग्रामीणों का कहना है कि वो शासकीय जमीन पर ये निर्माण किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कोई भी सरकारी जो जमीन है उस सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक संरचना, रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिना पूरे वैधानिक कार्रवाई के। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि रायपुर में महादेव घाट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पिछले सरकार के समय किस तरह से दबाव डालकर एक मंदिर में को तोड़ने का काम हुआ था, इस तरह से स्थितियां निर्मित की। मंदिर इस देश में तोड़े जा सकते हैं लेकिन दूसरे संरचना नहीं तोड़े जा सकते। इस तरह का जो दोगलापन है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो अपीजमेंट की राजनीति है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं, जिसे हम हिंदू संस्कृति कह सकते हैं, उस संस्कृति में सबसे ज्यादा बहुलवादिता है, सबसे ज्यादा टॉलरेंस है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, धर्म कहें उसको सेक्ट कहना चाहिए पश्चिमी भाषा में, जितने भी सेक्ट हैं उन सब सेक्ट में मोनोथेटिक है। उसमें एक गॉड को मान्यता मिलती है, एक धर्म ग्रंथ को मान्यता मिलती है, बाकी जो गॉड है या धर्म ग्रंथ है उनको मान्यता नहीं माना जाता है और भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता माना जाता है। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति ही है, हमारी भारतीय संस्कृति ही है जिसमें प्लुरलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें बहुलवाद को स्वीकार किया जाता है। आप कोई एक शिव जी को मानता है, कोई एक भगवान विष्णु को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है। इस प्रकार से हर प्रकार की धारा को अगर सम्मान देने का काम अगर कोई संस्कृति करती है तो भारतीय संस्कृति करती है, हिंदू संस्कृति करती है। हिंदू कोई एक सेक्ट का या धर्म का नाम नहीं है, हिंदू एक सोच का नाम है, हिंदू एक संस्कृति का नाम है, हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द की व्याख्या की है। उन अर्थों में मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करता हूं और इस दृष्टिकोण से मैं आप सबके सामने बेबाकी से कहना चाहता हूं कि उस हिंदू परंपरा का, उस हिंदू संस्कृति का, उस हिंदू जीवन पद्धति का, उस हिंदू सोच का वाहक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं गर्व करता हूं। एक हिंदू होने का मुझे गर्व है, एक भारतीय होने का मुझे गर्व है। दोस्तों, इस तरह के विचार पद्धति जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया के सम्मान करने की भावना को हम स्वीकार करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं, पशु पक्षियों तक के कल्याण की हम बात करते हैं। केवल हमारी संस्कृति है जो प्रकृति की पूजा करती है, प्रकृति को
इतना ऊंचा स्थान देती है। हम पीपल के पेड़ में को पूछते हैं, बरगद के पेड़ को पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम जाते हैं तो वहां पे पीपल पेड़ की, वहां बैल के पूजन की परंपरा हमको सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलती है। आज भी आंवला के पेड़ के नीचे हम खाना खाते हैं, आज भी धान के लिए नवा खाई होता है, आज भी हम देखते हैं एक फोटो फ्रेम की तस्वीर आप कल्पना कीजिए जो हिंदू पद्धति में होता है। हम शिव जी का एक फोटो फ्रेम हम सब के घरों में होता था। बचपन में आपने भी देखा होगा, आज भी देखते होंगे। बचपन में जब मैं शिव जी का फ्रेम हमारे घर में देखता था तो उसमें शिव जी बैठे होते थे, साथ में पार्वती जी बैठी होती थी, नीचे उनके अगल बगल में गणेश जी और कार्तिकेश्वर दोनों उनके बेटे बैठे होते थे। नीचे हम देखते हैं एक और पार्वती जी का वाहन शेर बैठा हुआ है, दूसरी ओर जो शिव जी का वाहन है बैल वो बैठा हुआ है। शेर और बैल एक साथ भारतीय संस्कृति में बैठ सकते हैं, जबकि हम दुनिया में देखते हैं कि शेर तो बैल को खा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति है जिसमें शेर और बैल एक साथ बैठ सकते हैं। ऊपर हम देखते हैं शिव जी के गले में सांप लपटा होता था और उसी के बगल में गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा होता था, जबकि चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन एक फोटो फ्रेम में हम चूहा और सांप को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्तिकेश्वर जी के वाहन मोर रहता था, जबकि मोर सांप को खा जाता है। लेकिन चूहा, सांप और मोर एक साथ भारतीय संस्कृति के भारतीय धार्मिक फोटोग्राफ में हो सकता है, एक साथ शेर और बैल हो सकते हैं। ये केवल और केवल हमारी संस्कृति में होता है और इस संस्कृति का वाहक होने का हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति को लेकर, हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर तरह तरह के अफवाह फैलाए जाते हैं, तरह तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं ताकि लोगों के वोट बैंक बने रहे, ताकि लोग अपनी राजनीतिक रोटी को सेक सके। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, राजनीति से हटकर कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति का वाहक होने का हम सबको गर्व होना चाहिए और एक भारतीय, एक हिंदू संस्कृति के संवाहक के रूप में हमको काम करने का गर्व होना चाहिए। इस सारी राजनीति से अलग सामाजिक रूप से मैं कहना चाहता हूँ और इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे या वैधानिक तरीके से चर्चों का निर्माण करेंगे, गलत तरीके से लोभ, प्रलोभन और डर के माध्यम से धर्मांतरण कराएंगे, तो हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये बात इस सरकार को समझ लेनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे हमने राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर के माध्यम से कि जो अवैधानिक तरीके से चर्च निर्माण हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। दूसरी ओर भाठन गांव एक गांव है, वहां पे भी इस तरह का धर्म परिवर्तन हुआ और पूरे गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति रायगढ़ जिले में निर्मित हुई है। ये बात केवल रायगढ़ जिले की नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग एरिया में इस तरह की स्थिति लगातार निर्मित हो रही है। इस बात को, इस सरकार को तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। इस बात को हमने उल्लेखित किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय था, यह था दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, यूरिया की बात। आज आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में आप जा रहा, मैं कई गांवों में मैं गया, वहां पे यूरिया की भारी कमी किसान भाइयों के लिए है और किसान भाई मजबूरी में काला बाजारी करने वाले माफियाओं से ब्लैक में ऊंचे ऊंचे दामों पे यूरिया लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बात को हम लोग लगातार उठाते रहे। आज जब हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए गए मुख्यमंत्री जी के नाम पर द्वारा कलेक्टर, तो कलेक्टर महोदय ने बताया कि पिछले साल से ज्यादा यूरिया आ चुका है। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप सब इस सरकार को पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि अगर रेट न पहुंचने के कारण किसान को यूरिया नहीं मिल पा रहा था तो काला बाजारी करने वाले माफियाओं तक यूरिया कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। ये सबसे अहम है हमारे किसान भाइयों के हित में। और जब कलेक्टर महोदय ने ये बात रखी कि पिछले बार से ज्यादा यूरिया आ चुका है, तो उस संदर्भ में मैं आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये इस और भी चिंतनीय विषय है और भी विवादास्पद विषय है कि रेट आ गया, यूरिया आ गया, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है और काला बाजारी करने वाले माफिया को यूरिया मिल जा रहा है। ये मैं बार बार बोलता रहा हूं कि ये करप्ट एनार्की वाली सरकार है, भ्रष्ट अव्यवस्था वाली सरकार है। इनको भ्रष्टाचार करना है और अव्यवस्था फैलाना है। इस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। आप शराब के माफिया देखिए, आप रेत का माफिया देखिए, आप कोयले का माफिया देखिए, सब जगह इनके वर्चस्व से ये सरकार चल रही है। इसी तरह से अब यूरिया का भी माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को काबिज कर लिया है।
और हमारे किसान भाइयों को ब्लैक में ऊंचे दामों पे यूरिया लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब ज्यादा यूरिया आ चुका है तो काला बाजारी होकर किसान को यूरिया की कमी हो रही है और काला बाजारी ऊंचे दाम में खरीदना क्यों पड़ रहा है, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ सरकार को देना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को लेकर के हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहले विषय के लिए जो भय और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण और अवैधानिक तरीके से चर्च निर्माण के विषय पर राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, और दूसरा जो विषय यूरिया की बात है, काला बाजारी करने वाले माफियाओं तक यूरिया पहुंच जा रहा है और किसान भाइयों तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम पे द्वारा कलेक्टर हमने ज्ञापन दिया है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन सब मुद्दों पर अगर तत्काल कार्रवाई हो जाए तब ठीक है, नहीं तो हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। इस तरह के जितने भी विषय हैं हम बेबाकी से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। हमें विपक्ष के रूप में जो सही मुद्दे हैं उनको उठाना हमारा धर्म है, और इस बात के लिए हम लोग अपने धर्म को, विपक्ष का धर्म को निभाने के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।